दोस्तों, मारुति सुजुकी की कहानी शुरू होती है आजादी के 23 साल बाद, यानी कि 1970 से। उस समय देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। न लोगों के पास खाने के पैसे थे और न ही रोजगार का कोई साधन। देश अभी आजादी की जंग से हुई तबाही को ठीक से भूला भी नहीं था। 1965 में इंडो पाक वार और 1967 में इंडो चाइना वार ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लगातार चल रहे वॉर से देश की इकोनॉमी डाउन होने लगी और महंगाई तो इतनी बढ़ गई कि लोगों की थालियों से रोटियां तक गायब होने लगी। अब एक तरफ तो भारत इन सभी परेशानियों से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होने की ट्राई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जोर पकड़ लिया था और इसके साथ ही कार्स की मार्केट भी बूम करने लगी थी। लेकिन अभी तक हमारा देश इन सभी रिवोल्यूशन से काफी दूर था, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि महंगी विदेशी कार्स को अफोर्ड कर सके। ऐसे में उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक ऐसी स्वदेशी कार बनाने का सपना देखा जिसे कि लोग आसानी से अफोर्ड कर सके। इसी दौरान 16 नवंबर 1970 में मारुति टेक सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि MTSPL की नींव रखी गई, जो कि एक टेक सपोर्ट कंपनी थी। इस कंपनी का काम कार के मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करना था। फिर आया साल 1971, जब उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके कैबिनेट ने पीपल्स कार प्रोजेक्ट के सपने को पूरा करने के लिए MTSPL को चुना और फिर 9 जून को कंपनी एक्ट के तहत इसे एक्वायर करके इसका नाम बदलकर मारुति लिमिटेड कर दिया गया। साथ ही इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उस कंपनी के MD बनाए गए। उस समय संजय गांधी की उम्र सिर्फ 25 साल थी और इनकी प्राइमरी एजुकेशन देहरादून के दून स्कूल से हुई थी। इसके आगे की स्कूलिंग उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल से पूरी की थी। अब क्योंकि उनका पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में कभी एडमिशन ही नहीं लिया। लेकिन हाँ, गाड़ियों के वो खूब शौकीन थे और उसके मैकेनिज्म में संजय गांधी को खूब इंटरेस्ट था। इसी के चलते उन्होंने इंग्लैंड के क्रीव सिटी में मौजूद रोल्स रॉयस में 3 साल तक ट्रेनिंग भी ली, जिस वजह से उन्हें भारत के अंदर मारुति लिमिटेड में MD की पोजीशन सौंपी गई। हालांकि परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए इस फैसले का काफी लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इंदिरा गांधी के सामने वो कहां ही टिक पाते। खैर, संजय गांधी ने इस कंपनी को चलाने की बहुत कोशिश की। कई बार कार्स को डिजाइन किया गया, उनके प्रोटोटाइप बनाए गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि वो एक भी कंप्लीट कार नहीं बना पाए थे। इसी के चलते उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करने की सोची, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी का फायदा मारुति को भी मिल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने फॉक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप करने का प्रपोजल रखा, ताकि उस समय की उनकी वर्ल्ड फेमस कार बीटल की तर्ज पर इंडिया में भी 4 व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान देश में अकाल की स्थिति चल रही थी और महंगाई अपने चरम पर थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग लड़ी गई थी और इसका असर देश की इकोनॉमी पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, इन्हीं सभी सिचुएशंस को देखने के बाद फॉक्सवैगन ने मारुति लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाई और ये डील कैंसिल हो गई। इसके अलावा भी संजय गांधी ने कई सारे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ डील करने की ट्राई की, लेकिन उन सभी को ही डर था कि कहीं उनका पैसा इंडियन मार्केट में डूब न जाए। इसीलिए हर तरफ से पार्टनरशिप के लिए इनकार ही देखने को मिला। अब एक तरफ तो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी मदद नहीं करना चाहती थी, दूसरी तरफ मारुति लिमिटेड का बनाया हुआ प्रोटोटाइप भी फेल हो चुका था। ये ऐसा समय था जब कंपनी बहुत ज्यादा नुकसान में जाने लगी थी, लेकिन सिचुएशन तब और भी ज्यादा खराब हो गई जब 1975 में पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई। इस समय कंपनी को सही गाइडेंस और रिसोर्सेज की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद संजय गांधी ने कंपनी पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगे। एक समय पर राजनीति में इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा माना जाने लगा कि प्रधानमंत्री भले ही इंदिरा गांधी हो, लेकिन सत्ता संजय गांधी के हाथों में है। इसका रीजन ये था कि सारे छोटे बड़े राजनीतिक फैसले वही लिया करते थे और लगभग हर मामले में ही उनका सीधा दखल हुआ करता था। यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान लोगों पर हुए कई तरह के अत्याचारों के लिए संजय गांधी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जैसे कि इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती नसबंदी कराना और स्लम्स को खाली कराना। ये उनके कुछ ऐसे प्लान्स थे जिनसे लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई थी। यही सब काम करने में संजय गांधी इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि उनका ध्यान मारुति लिमिटेड से पूरी तरह से हट गया, जिससे कि कंपनी का मैनेजमेंट भी परेशान रहने लगा था। लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि संजय गांधी को उनके पद से हटा पाए। खैर, जैसे तैसे मैनेजमेंट कंपनी के कामकाज को संभाल रहा था और उसे प्रॉफिटेबल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। फिर आया 21 मार्च 1977 का दिन, जब इमरजेंसी को हटा दिया गया। ऐसे में उम्मीद की जाने लगी कि अब संजय गांधी मारुति लिमिटेड पर ध्यान देंगे और कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ मेजर फैसले लिए जाएंगे। पर दोस्तों, लोगों का ऐसा सोचना भी बस एक सपना ही बनकर रह गया, क्योंकि इमरजेंसी के बाद हुए इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और जनता पार्टी की जीत के बाद मोरारजी देसाई देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। इस इलेक्शन के बाद से ये कंपनी बंद कर दी गई और सभी लोगों को लगा कि मारुति लिमिटेड की कहानी बस यहीं तक थी।
लेकिन दोस्तों सही मायनों में कंपनी की असल स्टोरी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। एक्चुअली उस दौरान इमरजेंसी के आरोपों के चलते इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस सब से कुछ ऐसी राजनीतिक हलचल हुई कि 1980 में ही आम चुनाव की नौबत आ गई। यहाँ संजय गांधी ने सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस पार्टी में ऐसी जान फूंकी कि 1980 में उनकी कमाल की स्ट्रैटेजीज के चलते इंदिरा गांधी भारी मतों से जीतने के बाद वापस से सत्ता में आ गयी और संजय गांधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। इस तरह से एक बार फिर से मारुति को लेकर लोगों की उम्मीदें मानो जाग सी गई, क्योंकि संजय गांधी अभी भी अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके देश की सड़कों पर ऐसी स्वदेशी कार दौड़ाना चाहते थे जिसे कि एक आम आदमी भी आसानी से अफोर्ड कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी किस्मत तो कुछ और ही कहानी लिख रही थी, क्योंकि 23 जून 1980 की सुबह एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई और सबको यही लगने लगा कि उनका आम आदमी के लिए कार बनाने का सपना उन्हीं के साथ ही चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी आगे मारुति की कहानी बिल्कुल अपोजिट रही थी। एक्चुअली संजय गांधी की मौत का इंदिरा गांधी पर बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था, क्योंकि वो उनके दाहिने हाथ थे जो कि हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए अपनी जी जान लगा देते थे। संजय गांधी के जाने के बाद सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने खुद को संभाला और अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए काम में लग गईं। इसके लिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति की मदद ली और उन्होंने मारुति लिमिटेड को मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से दोबारा शुरू किया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1982 को एक जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया, जिसके तहत यह एग्रीमेंट हुआ कि शुरू के 2 साल मारुति लगभग 40,000 गाड़ियां जापान से इंडिया में इंपोर्ट करेगी। अब वैसे तो संजय गांधी इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके सपने के सच होने की शुरुआत हो चुकी थी। डील के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के 2 सालों तक तो कंपनी एक इम्पोर्टर के तौर पर ही काम करती रही, लेकिन इस दौरान वो अपने सपने को नहीं भूली थी। यह जापानीज कार काफी महंगी थी, इसीलिए सरकार जल्द से जल्द अपनी स्वदेशी कार को लॉन्च करना चाहती थी। इसी के चलते कार इंपोर्टर के तौर पर काम करते हुए 1 साल के अंदर ही कंपनी ने हरियाणा के गुड़गांव में अपनी पहली फैक्ट्री ओपन कर डाली। और दोस्तों इसी फैक्ट्री में ही पहली बार बनाई गई थी मोस्ट पॉपुलर एंड आइकॉनिक कार मारुति 800। इस कार को 14 दिसंबर 1983 में लॉन्च किया गया और इसके सबसे पहले कस्टमर दिल्ली के रहने वाले हरपाल सिंह जी बने, जो कि इंडियन एयरलाइंस में काम किया करते थे। अब मारुति 800 की लॉन्चिंग से इंदिरा जी इतनी ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी कि उन्होंने हरपाल सिंह जी को कार की चाबी खुद अपने हाथों से सौंपी थी। इस कार के लॉन्च होने के बाद 4 व्हीलर सेक्टर में एक अलग सी हलचल देखने को मिली, जिसने पूरे मार्केट के मिजाज को ही बदल कर रख दिया। असल में 1983 से पहले तक देश में आम आदमी के लिए कोई भी कार नहीं थी। उस समय हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और कॉन्टेसा कार बड़े नेताओं और सेठों की पहचान हुआ करती थी। वहीं बड़े घराने के लोग विदेशी और लग्जरी कार्स को इम्पोर्ट कराकर उसका इस्तेमाल किया करते थे। अब बच गया आम आदमी, तो फिर उसके लिए तब हमारा बजाज ही एक सॉलिड ऑप्शन हुआ करता था। और अगर इनमें से किसी के पास भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो फिर उन्हें भी बुलेट, राजदूत या फिर लैम्बरेटा जैसे 2 व्हीलर्स तक ही सीमित रहना पड़ता था। ऐसे में मारुति 800 की एंट्री से लोगों का खुद की कार का सपना अब सिर्फ सपना ही नहीं रह गया। यही वजह थी कि देखते ही देखते मारुति 800 देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई, जिसने कई सालों तक इस पोजीशन को बनाए रखा। मार्केट में इसकी डिमांड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1983 से 2014 तक मारुति 800 की 28 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल हुई थी। कंपनी ने इसके अलावा भी कई सारे बेहतरीन कार्स देश को दी, जिन्हें की स्पेशली लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल मारुति ने 1984 में मारुति 800 के इंजन के साथ ही मारुति ओमिनी को लॉन्च किया था, जिसे कि आपने भी पुरानी बॉलीवुड मूवीज में किडनैपिंग सीन्स के टाइम पर जरूर देखा होगा। मारुति 800 की तरह ही मारुति की ओमिनी ने भी कई सालों तक सड़कों पर राज किया। और आपको बता दें कि इस कार का इस्तेमाल कई शहरों में लोगों की जान बचाने के लिए एज ए एम्बुलेंस भी किया जाता था। 1985 में कंपनी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर एसयूवी जिप्सी को लॉन्च किया, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत पसंद की गई। साथ ही ये लंबे समय तक इंडियन आर्मी का भी हिस्सा रही है। और दोस्तों ये तीनों कार इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इनकी मदद से मारुति इंडियन कार मार्केट में राज करने लगी। अब दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, जिसे देखते हुए जापानीज कंपनी सुजुकी ने मारुति में अपना शेयर 26% से बढ़ाकर 40% तक कर लिया। इससे कंपनी के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई, जिसकी मदद से बड़े लेवल पर कार का प्रोडक्शन शुरू हो गया और इन गाड़ियों को देश से बाहर फॉरेन मार्केट में भी सेल किया जाने लगा। इसके बाद साल 1991 में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसका फायदा उठाते हुए
सुजुकी ने कंपनी में दोबारा से अपने शेयर्स को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि कंपनी में शेयर का लिबरलाइजेशन से क्या कनेक्शन। असल में लिबरलाइजेशन से पहले ऐसा नियम था कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करती है तो फिर वो कंपनी में 40% से ज्यादा शेयर की मालिक नहीं हो सकती। लेकिन जब देश में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई तो उसके साथ ही ये रूल भी खत्म हो गया और सुजुकी को कंपनी में अपना शेयर बढ़ाने का मौका मिल गया। अब मारुति और सुजुकी दोनों ही कंपनी में आधी आधी हिस्सेदार हो गई थी, इसीलिए मारुति लिमिटेड का नाम बदलकर मारुति सुजुकी कर दिया गया। इसके बाद से मारुति सुजुकी ने एक से बढ़कर एक नए मॉडल्स लॉन्च किए जो कि इंडिया सहित बाकी देशों में भी खूब पॉपुलर हुए। लेकिन दोस्तों 1999 में जब वैगनार लॉन्च की गई थी तो फिर कंपनी ने एक अलग ही इतिहास रच दिया था, क्योंकि इस कार ने उनकी उस समय की बेस्ट सेलिंग कार मारुति 800 के सेल्स रिकॉर्ड को भी कुछ ही समय में ब्रेक कर दिया था। 1999 के बाद से 2023 तक यानी कि पिछले 24 सालों में वैगनर की 30 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल की जा चुकी हैं। इसके अलावा साल 2000 में कंपनी ने ऑल्टो को भी लॉन्च किया और ये भी खूब पॉपुलर हुई थी। इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मारुति सुजुकी की हाईएस्ट सेलिंग कार बन चुकी है, जिसकी अब तक 45 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बेची जा चुकी हैं। साल 2000 में ही मारुति सुजुकी ने अपना पहला कस्टमर कॉल सेंटर ओपन किया, जिसने की कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसके बाद से 2005 में कंपनी ने अपनी हैचबैक मारुति स्विफ्ट को लॉन्च किया, जिसने की इंडिया में स्मॉल कार वाले आइडिया को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि लोग अब कम बजट में भी ज्यादा स्पेसियस, स्टाइलिश, नाइस इंटीरियर और तेज रफ्तार वाली कार इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरह से मारुति सुजुकी इंडियन कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग नए नए इनोवेशंस करता गया और मार्केट में ऐसी ऐसी कार्स उतारी जो कि इंस्टेंट हिट साबित हो गई। और फिर आगे चलकर डिजायर और इको जैसी गाड़ियां लॉन्च करने के बाद से इस कंपनी ने 2012 तक 1 करोड़ कार सेल करने का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया था। इस तरह से एक तरफ कंपनी बेहतरीन कार्स के दम पर लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुजुकी भी कंपनी में अपने शेयर्स इंक्रीज करती जा रही थी। अभी की अगर बात करें तो इस कंपनी में सुजुकी की हिस्सेदारी 56% से भी ज्यादा हो गई है, यानी कि गवर्नमेंट के पास कंपनी के 44% शेयर्स होंगे। अब अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2003 से ही कंपनी से अपना शेयर कम करना शुरू कर दिया था और 2007 में वो अपने सारे शेयर्स बेचकर मारुति सुजुकी से पूरी तरह से अलग हो गई थी। यानी कि आज कंपनी के 56% शेयर जापानीज कंपनी सुजुकी के पास हैं और बाकी के 44% म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास हैं। अब दोस्तों भले ही गवर्नमेंट इससे एग्जिट हो गई हो, लेकिन कंपनी अपनी कोर वैल्यू को आज तक नहीं भूली और यही वजह है कि आज मारुति सुजुकी 46% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की नंबर 1 कार कंपनी बनी हुई है। अब एक तरफ तो मारुति सुजुकी लोगों की पहली पसंद बन चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इन कार्स को लोवेस्ट सेफ्टी रेटिंग मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी अनसेफ होने के बाद भी मारुति सुजुकी की कार सबसे ज्यादा क्यों बिकती हैं? इसका कोई एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं और इसमें सबसे पहला है अफोर्डेबल प्राइसिंग। जैसा कि इस कंपनी को ही मिडिल क्लास लोगों के लिए शुरू किया गया था, इसीलिए इसकी कार्स के प्राइस हमेशा ही इतने लो रखे गए कि लोग इन्हें आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं और हम इंडियंस अफोर्डेबिलिटी के सामने सेफ्टी की भी चिंता नहीं करते। दूसरा रीजन है इन कार्स का बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होना। असल में यह हम भारतीयों का माइंडसेट है कि हम कोई भी व्हीकल खरीदते समय सबसे पहले उसका माइलेज चेक करते हैं। हमारे लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी जैसी चीजें इतनी मायने नहीं रखती हैं। इसके अलावा कंपनी ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा डीलरशिप नेटवर्क बनाया हुआ है, साथ ही इनके सर्विस सेंटर्स भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, मारुति सुजुकी कार्स की टेक्नोलॉजी को हर एक मैकेनिक बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए हर गली नुक्कड़ पर आपको इसके मैकेनिक मिल जाएंगे, जिससे कि कार की सर्विसिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। जबकि दूसरे ब्रांड्स के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनकी कार्स को ज्यादातर लोकल मैकेनिक रिपेयर नहीं कर पाते और लोगों को न चाहते हुए भी छोटी छोटी चीजों के लिए ऑथराइज सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ता है, जो कि लोकल मैकेनिक से कई गुना ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। इस सब के अलावा कंपनी के पास बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट रेंज है, जिस वजह से लोगों की हर जरूरत और बजट के अकॉर्डिंग इनके पास कोई न कोई कार ऑप्शन जरूर मौजूद रहता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि जितने पैसों में आजकल अच्छी बाइक्स बिक रही हैं, उसमें कुछ और पैसे डालकर क्यों ना मारुति सुजुकी की कोई कार ले ली जाए, क्योंकि इसकी सेफ्टी रेटिंग चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये बाइक से तो कई गुना ज्यादा सेफ है। और दोस्तों इन्हीं सभी रीजंस की वजह से सेफ्टी के मामले में इतना बदनाम होने के बावजूद मारुति सुजुकी की कार धड़ल्ले से बिकती हैं। वैसे आपको मारुति सुजुकी की कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।